सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। बहुत सारे अहम बिल्स आज कौमी असम्बली के बड़े अहम इजलास से मंजूर हुए और इसहाक डार और दीगर की जानिब से तमाम बिल्स पेश किए गए, जिसमें अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बिल है वो ये है कि जो किसी भी शख्स जो कि अदालत से जिसको सज़ा होगी वो अब उसकी नाअहली सिर्फ 5 साल की मुद्दत तक रहेगी और वो ताहयात नाअहली वाला जो सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका है। ये बड़ी अहम तरमीम बिल में की गई है। इसके साथ साथ जो इलेक्शन एक्ट है उसमें अब सदर से मुशावरत की शर्त इलेक्शन की तारीख के लिए ख़त्म कर दी गई और इलेक्शन कमीशन अब खुद ही तारीख देगा और खुद ही फैसला करेगा कि कब इलेक्शन होने हैं। फिर बजट 2023 भी इस कौमी असम्बली से आज उसको भी मंजूर करवा लिया गया। तो अब उस पर जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनको जो एतराज़ात हैं या जो अपोजिशन को एतराज़ात हैं अब किस तरह से वो उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे ये भी देखना होगा। इन तमाम मामलात पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। शैला रसान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सिंध की सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा गुल साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ से हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि दोनों ही पार्टियां इस वक्त हुकूमत का भी हिस्सा हैं। तो इत्तेहादी हुकूमत ने ये बिल्स पास किए हैं। इन बिल्स की अब आने वाली सियासत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ की सियासत में वापसी हो सकती है चूँकि उनकी नाअहली भी फिर अब ज़ाहिर है वो ख़त्म हो जाएगी, चूँकि जब 5 साल की जो मुद्दत है उसका फ़ैसला और उसकी मुद्दत का जो आगाज़ होगा वो वहाँ से होगा जिस दिन फ़ैसला अदालत की जानिब से नाअहली का सामने आया होगा। तो शैला साहिबा, आयशा गुल साहिबा, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शैला साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। जो नाअहली की सज़ा 5 साल करने का बिल है इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? कोई एतराज़ आप लोगों को इस पर तो नहीं है कि मुद्दत ये 5 साल की होनी चाहिए? ताहयात नाअहली वाला सिलसिला अब सिरे से ख़त्म हो गया। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें ये सोच पाई जाती है कि आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ताहयात नाअहल नहीं कर सकते और इस पे काफ़ी अरसे से सोच विचार चल रही थी और इस बात को कहा जा रहा था क्योंकि हमारे यहाँ ये भी मसला रहा है कि जो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके साथ अक्सर जो है वो आपने सुना ही होगा कि इंसाफ नहीं हुआ और अदलिया प्रेशर में थी और यहाँ तक कि जुडिशल मर्डर जो है उसको डिक्लेयर किया गया। जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई गई और फिर यहाँ तक बात पहुँची कि उसको दोबारा से रेफरेंस खोलना पड़ा। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे मामलात हैं कि अदलिया ने उसके अलावा बहुत सारा डेली बेसिस पे किया लेकिन वो उसका फ़ैसला नहीं हुआ। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे यूसुफ रज़ा गिलानी को ख़ास तौर पर लोग डिस्कस करते हैं कि उनकी नाअहली नहीं बनती थी और जिस केस में उन्हें सज़ा दी वो सज़ा भी नहीं बनती थी। और बिल्कुल जैसे हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करते हैं, फिर अगर बात नहीं होगी नवाज़ शरीफ साहब की तो बहुत ज़्यादती होगी कि उनको पनामा केस में जो है वो सुना जा रहा था और अकामा केस करके ताहयात नाअहल किया गया और इस तरह फिर मरियम साहिबा को भी 7 ईयर्स के लिए और सफदर साहब को भी इसी तरह किया गया था। तो ये सारी बातें हैं जिन पे बाकायदा मैं तो समझती हूँ कि रेफरेंस हो के इनकी सफाई होनी चाहिए। तो अच्छी बात है और इसी तरह हमने नैब में भी किया था कि नैब को जो है उसमें जो मसाइल थे कि वो बुनियादी जो हमारे आइन है उससे वो उसमें मसाइल थे, उसकी वजह से उसको आर्म ट्विस्टिंग या हम ये कहते हैं पॉलिटिकल रिवेंज के लिए यूज़ किया जा रहा था। तो उसको भी हमने आइन के दायरे में लेकर आए हैं और इंशाअल्लाह मैं समझती हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी जो है वो ये समझती होगी जहाँ जहाँ कि आवाम को जिस लेजिस्लेशन से फ़ायदा पहुँचे वहाँ ज़रूर सपोर्ट करें। अच्छा, चलें आयशा साहब, अब ये जो नाअहली की मुद्दत 5 साल की गई है, अब इसमें आप क्या समझती हैं कि जो कानून की खिलाफ वर्जी, आइन की खिलाफ वर्जी की नौयत देखनी चाहिए? यानी अगर कहीं कोई जुर्म सरजद हुआ है तो उसकी नौयत के हिसाब से फ़ैसला करना चाहिए था, या फिर अब किसी भी नौयत का जुर्म हो उसकी शिद्दत कुछ भी हो, उसके असरात कुछ भी पड़ सकते हो मुल्क की सियासत पर या मुल्क पर, और वो नाअहली अब सिर्फ 5 साल की रहेगी?
मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब का जो फैसला था वो एक और फिर बाकी बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं, वो एक पॉलिटिकल मूव्स थे। तो मेरे ख्याल से अगर इस किस्म का एक बिल पास हुआ है तो ये बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि जो 25 करोड़ आवाम के लीडर्स हैं उनको मैदान से इस तरीके से आपको आउट नहीं करना चाहिए। और फिर जब केस अगर पनामा के ऊपर केस था तो फिर पनामा के ऊपर ही आप उनको सॉलिड कोई प्रूफ होता, एविडेंस होता, उसके ऊपर फिर आप करते अगर कोई होता। लेकिन फिर जो है आप लोगों ने जो हमारे कुछ जजेस हैं, सियासत ज़्यादा जजेस में, इदारों की तो हम बहुत एहतराम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का और बाकी जो अदलिया है, लेकिन कुछ जजेस ने जो है उस वक्त जो है वो एक बेटे से तनख्वाह ना लेने पर जो है वो एक नाअहल कर दिया। तो ये एक बहुत अजीब सी बात थी। तो और फिर ऑफशोर फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट आई, जिस गवर्नमेंट को लाया गया उस गवर्नमेंट में खुद सबके ऑफशोर कंपनीज थी, तो कुछ समझ ना आने वाली सूरत हाल थी, गैर मुनसिफाना माहौल था। तो हम मुस्लिम लीग जो है, और मैं खुद इस चीज़ को वेलकम कहती हूँ कि इंसाफ होना चाहिए मुल्क में। जब इंसाफ नहीं होगा तो आपके मुल्क में आयशा साहब ये जिस सियासी जमात की जानिब आप अभी इशारा कर रही हैं, तो ये इसका फ़ायदा तो उस सियासी जमात और उसके सरबराह को भी हो सकता है फिर, चूँकि नाअहली की उनकी भी अभी बात की जा रही है, -1 की भी बात की जा रही है, तो फिर वहाँ पर पहुँच कर वो नाअहली भी 5 साल की हो जाएगी। फिर कोई बात नहीं, इंसाफ होना चाहिए। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हम अगर सियासत करते भी हैं, मैं अगर सियासत करती हूँ तो पॉलिटिक्स एट द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मैं उस मोटो को फॉलो करती हूँ। और इंसानियत होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। सियासत ज़्यादा तासुब वाला, प्रेजुडिस वाला जो है वो फैसले नहीं होने चाहिए अदलिया की तरफ से। और इस वक्त भी आप अदालतों को देख लें, इस वक्त भी जो मुल्क में सूरत हाल क्रिएट की हुई है कि एक तरफ यूनाइटेड अमेरिका और भारत जो है आपके खिलाफ जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में खुद कुछ धमाके हो रहे हैं, फिर फाटा में जो है वो एक PTM वाला जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को गालियाँ देता है, और 9 मई को जो दहशतगर्दी होती है, ऊपर से हमारी अदलिया बिल्कुल, अदलिया तो नहीं लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो बिल्कुल गैर सेंसिटिव हैं, गैर संजीदा हैं। पाकिस्तान को की सालमियत को होने वाला जो ख़तरा है उससे बिल्कुल वो आंखें बंद करके बस वो एक चीज़ का अपने जहन में इन्होंने बैठाया हुआ है कि बस ये करना है, चाहे मुल्क जो है वो भाड़ में जाए। सही, ठीक है। चलें अब ज़रा शैला साहबा को भी इसी पॉइंट पर शामिल कर देते हैं। शैला साहबा, ये बिल पास करते हुए, और ज़ाहिर है जब से PDM इत्तेहाद बना, तमाम सियासी जमातें एक साथ चल रही हैं, फिर अब हुकूमत भी आप लोगों की साथ ही है, तो सारे फैसले भी ज़ाहिर है इत्तेफाक राय से होते हैं। तो जहन में सबके मौजूद था मियाँ नवाज़ शरीफ का केस, फिर जहांगीर तरीन को भी इससे फ़ायदा हो रहा है कि इन लोगों को सियासत में वापस लाना है, या फिर ये फैसला एक रैंडम किया गया है कि सारी सियासी जमातों को इससे फ़ायदा होगा? देखिए, बात रैंडम की और सियासी जमातों की और ये नहीं है। बात ये है कि इंसाफ होना चाहिए, और ये जो कुछ फैसले आपके सामने आए ये तो अभी के हैं ना, और हम ये देख रहे हैं कि ये गलत उस पर किए गए। तो ये तो हम लेजिस्लेशन इसलिए की नहीं कि ये फ़लाँ शख्स आ जाए, फ़लाँ शख्स आ जाए। ये लेजिस्लेशन जब की जाती है तो ये इसमें ये बात की जाती है, ये एक हथियार होता है उस शख्स का जिसके साथ ज़्यादती हो रही हो, कि वो इस लेजिस्लेशन का सहारा ले। और ये जो पॉलिटिशियंस जिनका काम है लेजिस्लेशन करना, ये जो भी लेजिस्लेशन होगी इनफैक्ट वो हथियार होगी अपने अवाम के लिए, कि जब उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो वो करें। तो इसमें से पॉलिटिकल लीडर ही को आप जो अभी हालिया है उसमें नहीं देख सकते। जैसे हमने नैब के कानून को जो है जब सीधा किया, पाकिस्तान के बुनियादी कानून के आइन के मुताबिक किया, तो इसमें हमने ये नहीं सोचते कि किसको फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि आइन के हिसाब में, आइन के दायरे में जो है तमाम क़वानीन को बनाया जाए। और उससे फ़ायदा सबसे पहले जो है वो PTI की लीडरशिप को हुआ। तो हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि अगर ये हुकूमत चाहती तो आर्म ट्विस्टिंग के लिए उसी कानून को रहने देती, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी जो पार्टीज़ थी उनको समझाया था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। और फिर आपने देखा कि किस तरह से PTI ने जो है वो इसका इस्तेमाल किया कि उन्हें इकॉनमी की तरफ तवज्जो नहीं दी, और उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन ही सबसे बड़ा मसला है। तो अब ये जो हम कर रहे हैं उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स रही है वो
उसको जो है आइन के दायरे में चलने नहीं दिया गया। बहुत सारे उसमें इदारे इन्वॉल्व रहे और अदलिया जो है वो अंडर प्रेशर रही, और इस वक्त भी जो अदलिया का हाल है उसमें डिवीज़न है, और उसमें सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो एक पेज पे नहीं हैं, और वो ये समझते हैं, एक ग्रुप ये समझता है कि दूसरा ग्रुप जो है वो आइन के मुताबिक काम नहीं कर रहा। तो एक उसमें फिर हमें ये ज़रूरत है कि सियासतदान ही ने मुल्क को संभालना है, सियासतदान को ही देखना है, और उस पर तो बहस हो सकती है कि जी इसकी सज़ा इतनी बनती है, इतनी बनती है, लेकिन जो ये एक नाअहली ली जा रही थी वो तो ये है कि किसी चीज़ में भी अगर आपको सज़ा हो जाए तो आप उसमें नाअहल हो जाते हैं। तो अब इन पे कोई मर्डर वर्डर के तो होते नहीं इल्ज़ाम, इसमें तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही चल रहे थे अब तक, तो ये किया जा रहा है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई देखिए, करप्शन तो एक लफ्ज़ है ना जिसको आप इस्तेमाल कर लें, फैशन के तौर पे इस्तेमाल कर लें, कैसा भी मुंह करके इस्तेमाल कर लें, जो कि ख़ास तौर पर अय्यूब के ज़माने में जो है वो उस वक्त से ये रीच शुरू हुई कि पॉलिटिशियंस के साथ करप्शन के लफ्ज़ लगा लगा के उनको किया गया। तो अब जो असल बात है वो ये है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सज़ा मिलती है और उसमें बहुत कुछ जो है कानून के मुताबिक होगा, और जो एक नाअहली है कि भाई फलां शख्स इस वजह से इसलिए नाअहल हो गया इस वक्त कि वो मेंबर नहीं रह सकता या मेंबर नहीं होगा, उसको 5 इयर्स किया है। जो बाकी संगीन नौयत के केसेस हैं वो तो नॉर्मली होंगे। सही। अच्छा साहब, ये ऐसा लग रहा है कि इसको जो असेंबली से पास कराया इसकी टाइमिंग पर भी बड़ा सोच विचार किया है, चूंकि इस वक्त सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब मुल्क में नहीं है, वो हज की अदायगी के लिए गए हुए हैं, और सादिक सिंजरानी साहब इस वक्त कायम मुकाम सदर हैं। अगर आरिफ अलवी साहब होते वो इस पर एतराज़ लगाकर वापस कर सकते थे, थोड़ा टाइम उसमें और ज़्यादा लगता, कुछ टेक्निकल इशूज़ आ सकते थे, तो उनकी खैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया PDM की तमाम जमातों ने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तो ये है कि असेंबली के पास इस वक्त बड़ा लिमिटेड टाइम है, और असेंबली का ये राइट है कि लास्ट डे तक वो लेजिस्लेशन करे। जहाँ तक बात है सदर मुमलिकत का ना होना, उनके पास तो बिल एसेंट के लिए जाता है, और वो यकीनन के 14 डेज़ या मुझे नेशनल असेंबली का टाइम मुझे नहीं मालूम, शायद 21 डेज़ होता है या जो भी है, उसमें वो आ जाता है। उसमें सदर की मर्ज़ी है कि वो करें या ना करें। तो दोबारा से जो है ना, अगर असेंबली उस बिल को पास कर दे तो वो एक्ट जो है वो बिल बन जाता है। इनफैक्ट ये एक्ट पास हुआ है, और जब सदर के पास जाएगा और वो उसको अप्रूव कर देंगे तो एसेंट हो जाएगा। फिर वो असेंबली में पढ़ के सुनाया जाएगा कि सदर साहब ने, और अगर सूबाई असेंबली हो तो गवर्नर साहब ने एसेंट कर दिया है, तो उसके बाद वो एक्ट जो है वो बिल बन जाएगा। तो अगर वो अभी यहाँ नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, 15 दिन का पैकेज होगा, 10 दिन का होगा, वो आ जाएंगे, बिल उनके पास होगा, ड्यूरेशन में वो चेक कर लेंगे और हो जाएगा। सही। अब आयशा साहब, जिस तरह शैला साहब ने फरमाया कि अब इस हुकूमत के पास तो बड़ा लिमिटेड टाइम है, उसके बाद निगरान हुकूमत को आना है, इस लिमिटेड टाइम के लिए जो बजट इसहाक डार साहब ने दिया, चूँकि आज बजट की जो दस्तावेज़ थी वो भी मंजूर हो गई असेंबली से, तो ये इलेक्शन बजट उसको कहा गया, उसमें जो मुश्किल फ़ैसले करने थे, हुकूमत के इत्तेहादियों में से आवाज़ें आई कि वो मुश्किल फ़ैसले नहीं किए गए, आने वाली हुकूमत को मज़ीद मुश्किल में डाला जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि ये PMLN ने थोड़ा सा ओवरटेक किया बाकी तमाम जमातों को, और इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए इस बजट में ये इतने जो फ़ायदे हैं वो लोगों को दिए गए? देखिए, बजट तो खैर किसी एक पार्टी का इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक पाकिस्तान का बजट है, क्योंकि जो मुश्किलात, जो ज़लज़ला, जो सुनामी हमने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा पिछले 4 साल, तो ये उसके आफ्टर शॉक्स तो अभी तक चल रहे हैं, और पूरा मुल्क जो है वो ये मुश्किल फ़ैसले पूरे मुल्क को लेने हैं, और इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर जो है वो क्राइसिस से मुल्क को निकालने की कोशिश कर रही हैं, और हम सब सपोर्ट कर रहे हैं जो भी अच्छे स्टेप्स होंगे। तो जो IMF के फ़ैसले हैं, जो कर्ज़ा लेने के फ़ैसले हैं, पिछले 1 साल में आपने देखा कि जो मुल्क में अफरा तफरी रही और केओस रहा, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी तो हुई नहीं, और जिसकी वजह से फिर आपकी इकॉनमी भी बेहतर नहीं हो सकती थी। तो मेरा जो ख्याल है, मुश्किल वक्त में एक अच्छा बजट है, लेकिन जो टैक्स नेट है, जो टैक्सेस में इजाफा किया गया IMF के कहने पर, उसके लिए टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए। ये ना हो कि आप ही जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हीं से आप पैसे जो हैं वो और उन पर टैक्सेस का इजाफा करें, बल्कि जो बहुत सारे हमारे अमीर उमरा हैं जिनको
जिनसे टैक्स नहीं लिया जाता, जो टैक्स चोरी में मुलविस हैं, उनसे जो है वो टैक्स लिया जाए। प्लस हमारी जो इकॉनमी है बहुत हद तक अनडॉक्यूमेंटेड है, उसको डॉक्यूमेंट करके जो है बहुत सारे पैसे जो है वो बचाए जा सकते हैं। प्लस हमारी जो स्टेट जो लॉस में हमारी स्टेट एंटरप्राइजेस हैं, पाकिस्तान स्टील मिल्स हो गया, पाकिस्तान एयरलाइंस हो गई और इस तरह पाकिस्तान रेलवेज़ हो गए, तो ये तमाम तर जो हमारे स्टेट एंटरप्राइजेस हैं जो लॉस में हैं, उन वो तकरीबन 800 अरब रुपए का हमारा लॉस है तकरीबन हर साल। तो 800 अरब रुपए हम बचा सकते हैं अगर इनको हम रिवाइव करें, इनको हम प्राइवेटाइज करें। और प्लस हमारा ह्यूमन कैपिटल है, उस पर हमने तवज्जो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा जो दर्जा है वो 200 ममालिक में हमारा जो है वो 160वां नंबर है। और 160। तो आयशा साहब, जो बहुत सारे स्टेप्स आप उठाने की बात कर रही हैं, जाहिर है ये अब तो इत्तेहादी हुकूमत है और ये फिर कब उठाए जाएंगे ये स्टेप्स? माजी में मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में रही, PTI की भी हुकूमत में आई, तो शैला साहब ये स्टेप्स कब उठाए जाएंगे? और बजट पर जो सबसे पहली आवाज़ आई थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आई कि आप लोगों ने इसको कहा कि ये तो जो मुश्किल फैसले आपने लेने थे इसमें लिए ही नहीं, जबकि आपकी तजवीज़ तो मानी गई, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा किया गया। तो वो कौन से मुश्किल फैसले थे जिसकी जानिब पीपल्स पार्टी का इशारा था? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है IMF से, ये मौजूदा हुकूमत ने तो नहीं किया ना। ये आपको सारा पुराने ही जो हैं मसाइल उनको देखना है और उसको रिव्यू में आप जा गए हैं कि कुछ बेहतर कर सकें, कुछ शराइत नरम करा सकें, क्योंकि शौकत तरीन साहब ने यही कहा था कि बड़ी सख्त शराइत हैं। और फिर आगे की बातें तो फिर सियासी हैं कि उन्होंने कहा कि कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, एक के बाद एक हम जो है वो फ़ैसला लेते थे। और फिर शेख रशीद ने तो ये भी कह दिया क्योंकि हम जा रहे थे तो हमने बारूदी सुरंगें मईशत पे बांधी, तो हम इस माहिदे से फिर तो नहीं सकते थे। और इन्हीं की शराइत ना पूरा करने की वजह से, क्योंकि मुल्क की क्रेडिबिलिटी को मसला था, तो जो हटाया गया PTI गवर्नमेंट को, तो यही देख के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हटाया। और अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। ख्वाहिश थी लोगों की कि श्रीलंका बन जाए और ज़ोर ज़ोर से कहते थे, और इसलिए ममालिक पर अच्छा असर नहीं जा रहा था। लेकिन बहरहाल अच्छी पॉलिसीज़, बेहतरीन सिफारतकारी से हम यहाँ तक पहुँचे कि हमारे फ्रेंड्स ने हमारी मुश्किल वक्त में मदद की, ख़ास तौर पर चाइना ने। और जो अब एक नया मामला सिस्टम शुरू हो रहा है, बार्टर सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें, तो मैं समझती हूँ कि ये एक वक्त आ गया है। और जो मुश्किल फ़ैसले थे तो यकीनन के हम सब उन शराइत तक नहीं हैं, उन तक हमारी इकॉनमी जो देखता है डिपार्टमेंट, और वो उनके लोगों के हैं मसले और ऊपर लेवल के लोगों को पता है, तो वो उस पर बात हुई और फिर आप देखें कि अब ये होने जा रहा है। तो ये मुश्किल ही काम थे और चाहा जा रहा था कि जितना इससे बचा सकते हैं अपने अवाम पे टैक्स को, टैक्सेस से, वो हुआ है। जो बाकी भी टैक्सेस लगे हैं उससे यही आज का अखबार भी मैं देख रही थी, तो उसमें ये था कि इसका अवाम पे कोई ऐसा असर नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल आवाम तो पहले लेकिन तो ये तो चंद माह तक की बात है ना। फिर जब नई हुकूमत आएगी वो आप ही तमाम सियासी जमातों में से मिलकर बनेगी, शायद इत्तेहादी हुकूमत बने, शायद कोई पार्टी क्लीन स्वीप कर जाए, उसको तो मिनी बजट लाना पड़ेगा अपना। कुछ एक हद तक ही, देखिए, एक हद तक ही एक गवर्नमेंट फैसले ले सकती है अपने जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उन्हें देखते हुए। यकीनन कि जिसकी भी गवर्नमेंट होगी उसको भी आगे आसान नहीं है, लेकिन हमने मामलात सीधे करके उनको कह सकते हैं कि हम पटरी पे ले आए हैं। ठीक है, ये चैलेंजेस आने वाली हुकूमत के लिए भी बरकरार रहेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं शैला साहब, आयशा साहब। अब वापस जब आएंगे, एक्ट की जो तरमीम थी वो भी मंजूर हुई है सदर साहब से। अब जो उनसे कंसल्ट करना होता था, इलेक्शन की डेट वो दिया करते थे, वो इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन को मिल गया है। इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट सियासत पर मुरतब हो सकते हैं? एक ब्रेक के बाद से मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आज कौमी असम्बली का जब बजट सेशन मुनक़िद हुआ उसमें मुतादिद बिल्स पेश किए गए और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिल इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल भी था, जो कि ऑलरेडी सेनेट से 16 जून को मंजूर हो चुका था। आज कौमी असम्बली से भी ये मंजूर हो गया और अब जो सदर मुमलिकत, इस वक्त कायम मुकाम सदर मुमलिकत हैं सादिक संजरानी, वो जैसे ही दस्तखत करेंगे तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाएगा। अब इस बिल के एक्ट बनने के बाद
होगा क्या कि अब सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे बल्कि इलेक्शन कमीशन देगा। तो अब इलेक्शन कमीशन के सरबरा पर हमेशा जो जेन्युइन अपोजिशन होती है मुल्क की उसको एतराज़ होता है कि वो हुकूमत का माउथपीस बना हुआ है। माजी में इस तरह के कई बयानात हमने गुज़िश्ता महीनों और सालों में सुने। तो इसके बाद अब इस तरमीम के बाद क्या हमारे मुल्क के जो इलेक्शन का एक निज़ाम है उस पर कोई असर उसके सामने आएंगे असरात, या फिर मामला बेहतरी की जानिब जाएगा? हैदर वहीद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। शैला रज़ा साहिबा, आयशा गुललाई साहिबा तो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हैदर साहब, ये इस पॉइंट पर ज़रा आपसे आगाज़ करते हैं कि ये इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है इसको आप कैसे देख रहे हैं? इलेक्शन के निज़ाम पर इसका कोई असर पड़ेगा? सदर मुमलिकत का तो जो इख्तियारात हैं उनके वो बिल्कुल ही महदूद कर दिए गए। नहीं, डेफिनेटली जो इस वक्त सियासी पस मंजर है और जिस तरह का माहौल था इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो इसका बराह रास्त ये असर तो है कि एक एतमाद एक पार्टी का ज़्यादा था ECP पे, दूसरे का नहीं था। एक का सदर पे ज़्यादा था, दूसरे का नहीं था। तो अब जो है वो ये टिल्ट हो गया है कि ECP ने जो है वो तारीख देनी है, लेकिन जाहिर है कि आइन के जो है वो पैरामीटर्स में ही देनी है। और जो है वो पाबंदियां हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं आइन में, तो उसके मुताबिक ही देनी है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उस चीज़ को चैलेंज किया जाएगा कोर्ट्स में। अच्छा, तो वो जो 90 दिन वाला मामला था, अब वो तो ज़ाहिर वो तारीख तो गुजर चुकी है, तो अब उसमें इलेक्शन कमीशन की फिर क्या इस वक्त पोजीशन हो सकती है? देखिए, वो वाली बात तो जो है वो जब तक कि फिर कोर्ट में कोई तौहीन अदालत का मुकदमा ना हो, जो कि अभी तो होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस हवाले से कोई पेशरफ्त मुमकिन है। और अब तो मेरे ख्याल से आगे जो है इलेक्शन का पूरी मुद्दत ये मुकम्मल हो जाएगी इस पार्लियामान की, तो उस डेट के हवाले से मेरे ख्याल से ECP का रोल सामने आएगा। पुरानी जो डेट थी, जो 90 दिन में पंजाब और KPK के इलेक्शन होने थे, तो उसके हवाले से तो मेरे ख्याल से इस वक्त वो मामला डेड नजर आता है। और हैदर साहब, जो ज़ाहिर सदर मुमलिकत को जो कॉर्नर करने की वजूहात आपकी समझ आती हैं, वो उनकी सियासी वाबस्तगी ही है कि ज़ाहिर है वो बिल्स की मंजूरी में और जो भी दस्तावेज़ात उन तक पहुँचते हैं उस पर दस्तखत करने में वो थोड़ी सी रुकावट पैदा करते हैं, चीज़ों को डिले करते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो सुना है कि शायद हज पे गए, उनको हज पेशगी मुबारक भी हो। और मेरे ख्याल से कबूलियत जो है वो सिर्फ उनकी दुआओं की नहीं हो रही, उनके जाने से भी कुछ दुआएं कबूल हुई हैं यहाँ पे लगता है। अच्छा, तो बिल्कुल ये कानून जो है वो अब साइन हो गए, और ये वापस जो भिजवाने के मामलात थे वो उससे जो है ये हुकूमत बच गई। तो शैला रज़ा साहब, अब ये बिल तो मंजूर हो गया, अब इलेक्शन कमीशन तारीख का तयन करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन इतना जानिबदार कब होगा कि जो अपोजिशन की जमातें हैं वो भी उस पर उतना ही ट्रस्ट करें जितना कि हुकूमती जमातें करती हैं? अच्छा, देखिए, सदर और गवर्नर जो है ना, इनकी सेरेमोनियल एक हैसियत होती है। और मैं ये समझती हूँ कि जो किरदार रहा, चाहे वो असेंबली के डिसोल्यूशन का या जो कुछ, वो बहरहाल अच्छा नहीं था। तो पहले भी ये इख्तियार जो था उसमें कंसल्टेशन लफ्ज़ था, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा मायने निकाले गए। और अब अगर ये हटाया गया है तो जो 90 दिन है वो उसकी तो हैसियत अपनी ही जगह है। लेकिन एक बात ये लोगों को समझाई गई कि ये जो असेंबलीज़ हैं, ये अवाम ने इसमें इलेक्ट करके लोग भेजे हैं एक फ़र्द वाहिद को, जिसका इलेक्टोरल कॉलेज असेंबली हो, चाहे वो वज़ीर आला है या वज़ीर आज़म। इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसका असेंबली है। तो अगर किसी का इलेक्टोरल कॉलेज उससे मुत्तफ़िक़ नहीं है कि इसको डिज़ोल्व किया जाए, वो डिज़ोल्व नहीं कर सकता। इससे बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बड़ा गलत तरीक़े से इस बात को जो है तशरीह तर्जुमा करके खेला गया और नतीजा सामने कि दूसरों की हुकूमतें गिराने चले थे, अपने 2 सूबे खुद हाथ से निकाल दिए। तो इस तरह कोई खिलौना बना के काम नहीं किया जा सकता। और बाकी रही ये बात, तो इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको खुद मुख्तार होना चाहिए और बल्कि और ज़्यादा होना चाहिए। और रही बात, मैंने कहा कि सदर, वज़ीर आज़म या वज़ीर आला वग़ैरह जब जाते हैं या VIPs, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 15 दिन के पैकेज पे जाएँ। जो एक ड्यूरेशन है कि जिसमें प्रेसिडेंसी में जाते हैं बिल, उसमें वो आ जाएंगे। और अगर वो नहीं भी करें तो दोबारा फिर हाउस में जाएगा और फिर वो जो है एक्ट बन जाएगा।
तो अब कब तक ये इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देगा शैला साहब इलेक्शन कमीशन? जाहिर है कि इस पर होमवर्क तो पहले से चल रहा था, ये बिल तो पास होना था। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन डिपेंड करेगा फेडरल असेंबली जो है उस पर कि आया वो जो ड्यू डेट है उस पर अगर वो डिज़ोल्व करेंगे 12 अगस्त या 13 अगस्त या जो भी अगस्त की तारीख़ है, फिर तो अक्टूबर 60 डेज़ में इलेक्शन कराने होंगे हर हाल में। लेकिन अगर वो 2 दिन पहले भी डिज़ोल्व करते हैं तो फिर 90 डेज़ हो जाएगा कि नवंबर में हो। और कोशिश यही है कि बस अल्हम्दुलिल्लाह कि हर चीज़ स्मूथ वे में हो और ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो। सही। तो आयशा गुलाली साहब, ये अब चंद हफ्ते आप पहले चले जाएं, 1-2 महीने पहले चले जाएं, तो यही सारी सियासी जमातें थीं, यही हुकूमत थी, लेकिन कोई इलेक्शन डेट नहीं आ रही थी, इस बारे में कोई बात नहीं हो रही थी, बल्कि डिले करने की बातें हो रही थी कि अभी कुछ टाइम और ले लें। ये यकायक कैसे रातों रात चीज़ें तब्दील हो गई, सोच तब्दील हो गई हुकूमत की? जी आयशा साहब, माइक आपका म्यूट हो गया, अपना माइक ऑन कर लीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ आ सके। जी, मैं कह रही हूँ कि 1976 में ये जो इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट थी उसकी जो पावर्स थी वो इलेक्शन कमीशन के पास ही थी। तो 1977 में फिर ज़ियाउल हक साहब ने ये पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट को दे दिए थे। तो ये मैं ऐड करना चाह रही थी। दूसरा ये कि बात यह है कि मुल्क में हालात आप देख रहे हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा और उसमें पंजाब में इंतखाबात नहीं हुए, तो उसकी बहुत बड़ी वजूहत थी, क्योंकि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि गुरिल्ला वॉर इस वक्त शुरू है, छुप कर हमले हो रहे हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, और जो दहशतगर्दाना हमले हमारी पुलिस ऑफिशल्स के ऊपर हुए, हमारे यानी थानों के ऊपर हुए, आर्मी के ऊपर हुए। तो उस सूरत हाल में मैंने खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखा था कि इन हालात में अगर कोई जलसा होता है, इंतखाबी जलसा होता है, कोई या वोटिंग का प्रोसेस होता है, कोई भी इलेक्शन हो, तो उसमें ख़तरा ये है कि सॉफ्ट टारगेट्स होंगे हमारे जो पोलिंग स्टेशंस वगैरह या इंतखाबी जलसे। तो मैंने खुद उनको कहा था कि इन हालात में वो ना किया जाए, मेरा भी एक लेटर उनके पास है। अच्छा, उसके बाद अब ये जो हालात हैं, अभी भी पाकिस्तान मेरे ख्याल से बहुत फ्रेजाइल इकॉनमी है हमारी, बहुत इलेक्शंस पे बहुत बड़ा खर्चा होता है, फिर खुदा ना ख्वास्ता यानी $30 बिलियन। वो आपके खदशात दूर हो गए, वो हालात सब सेट हो गए, अब बिल्कुल अमन अमान है? हालात तो ख़राब हैं, हालात तो आपके सामने, हालात तो और अभी भी ख़राब हैं। और यहाँ पे पिछले साल जो है वो फ्लड्स जो आए थे, $30 बिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ। अभी खुदा ना ख्वास्ता यानी ग्लेशियर्स अभी पिघल रहे हैं, तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से अगर दोबारा अल्लाह ना करे, हम सब की दुआएं कि वो फ्लड्स खुदा ना ख्वास्ता अगर आ गए तो फिर वो सूरत हाल, वो पाक आर्मी उसमें भी मुलविस होगी। और फिर तो मेरी तो दुआ है कि इलेक्शंस टाइम पे हो और जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है आइन और कानून में उसके मुताबिक हो। लेकिन जो मईशत है हमारी, जो हमारे अल्लाह ना करे कि फ्लड्स आएँ, और जो यहाँ पे सूरत हाल है मुल्क की ओवरऑल, जो फैसला अदलिया में जो तकसीम है, जो इंस्टेबिलिटी है मुल्क में, इदारों में लड़ा आपस में आमने सामने हैं, तो ये सूरत हाल कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही मुझे। तो अच्छा, हैदर वही साहब के पास जाने से पहले शैला साहब, आपने मेरे सवाल के जवाब में बड़ी ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया था, ज़रा वो एक जुमले में आप बता दें क्यों हिलाया था, फिर हैदर साहब की तरफ मैं जाता हूँ ये पॉइंट लेकर। देखिए, हम इलेक्शन में जाने से इनकारी नहीं है रहे कभी भी। अच्छा। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि असेंबली को खिलौना समझ के तोड़ा जाए और एक दफ़ा जो है ये फैसला दिया जाए कि मुनहरिफ अरकान वोट दे सकते हैं, दूसरी दफ़ा ये कहा जाए कि नहीं दे सकते और उनकी रुकनीत भी। तो ये खेल असेंबलियों के साथ अगर होंगे तो 2 हिस्सों में अगर मुल्क में इलेक्शन हो के बड़े सूबे में और KP में एक दफ़ा हो जाता और बाकी दूसरों में हो जाता, तो इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेज होते। हम इलेक्शन में के वो नहीं थे, हम तो मोहतरमा की शहादत के बाद भी गए। तो असल बात जो है वो ये थी। और KPK का तो कहीं जिक्र ही नहीं था कि उधर 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, पंजाब पे ही जोर था। तो ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मसाइल आ रहे थे, उसमें हम नहीं जाते सकते थे और PTI भी राजी हो गई थी कि अक्टूबर में ही जाया जाए। उनके लीडर ने फिर गंद मचा दी। अच्छा, तो हैदर साहब, ये अब आप ज़रा इस पर अपना तज़िया दीजिएगा। ये जब जून में इलेक्शन की डेट मांगी जा रही थी हुकूमत से, उस वक्त हुकूमत नहीं दे रही थी, अब ये अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये 2-3 महीने का ही फ़र्क था दरमियान में, फिर ये जो सारा ये सीन क्रिएट हुआ, ये कैसे हो गया? पाकिस्तान की सियासत कहाँ चली गई? देखिए, कुछ पलड़े बराबर हो गए। जिस तरह 2018 में नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादतियाँ हुई थी, तो उसका कुछ अजाला जो है वो होता नज़र आ रहा है अब, और इसलिए मेरे ख्याल से कुछ इलेक्शन की तरफ मेरे ख्याल से अब बात जा रही है। और यही कुछ जो है वो उसका मुतालबा भी था
कि मामला जो एक अनइवन जो प्लेइंग फील्ड हो गई थी और जो एडवांटेजेस दे दिए गए थे जिसके वो मुस्तहिक नहीं थे, तो उनको रिवर्स किया जाए। तो फिर जिस रास्ते उनका जहाज लैंड किया था बनीगाला, वो उसी रास्ते बनीगाला से उड़ के जहाँ से आया था वहाँ वापस चला गया। और मियाँ साहब के साथ होने वाली ज़्यादतियों का आपने जिक्र किया, तो अब वापसी की राहें, वापसी का रोड मैप ऐसा लग रहा है तैयार है। दुबई में बड़ी अहम मुलाकातें रॉयल फैमिली से चल रही हैं, वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी से चल रही हैं, और ये एक हफ्ते कोई लंबा क़याम है, तो आने वाले दिनों में उनकी वापसी भी फिर आप बिल्कुल रोशन देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, आई थिंक वो आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि उनके रास्ते खुलते जा रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो डेफिनेटली आएंगे वापस और क़यादत करेंगे कि इलेक्शन कैंपेन की। और उनके लिए इस वक्त जो है कई सालों बाद इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, तो डेफिनेटली वापस आएंगे मेरे पास। और हैदर साहब, ये पीडीएम का इत्तेहाद, ये जाहिर है कि दोनों चूँकि पीडीएम की जमातों की नुमाइंदगी भी, हम इनके पास सामने भी ये सवाल रखते हैं, पीडीएम का इत्तेहाद फिर ये कब तक चलेगा? ये कोई इलेक्शन अलायंस तो नहीं था, आपको क्या लगता है इलेक्शन की डेट अनाउंस होगी तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा? अभी शैला साहबा और आयशा साहबा से भी मैं सवाल रखूंगा, पहले आप ज़रा इस पर अपना कमेंट दीजिएगा। देखिए जाहिर है कि जब एक कॉमन एनिमी था, अगर वो हट जाता है रास्ते से उस तरह से कम उसकी फोर्स नहीं रहती, तो सब इलेक्शन जीतने ही आए हैं, सियासत करने आए हैं, तो मेरे ख्याल से फिर मद्दे मुकाबिल तो होंगी और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जाहिर है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी का भी नाम ले चुके हैं, तो वहाँ पे जाहिर है मुकाबला तो फिर इनेविटेबली होगा। तो इनेविटेबल है कि फिर किसी ने तो कम्पीट करना है ना। दोनों इलेक्शन जीतने के लिए साथ हुई थी या पावर में आने के लिए साथ हुई थी, सियासत करने साथ हुई थी, को हराने साथ हुई थी। तो अब एक दफ़ा जब वो हो जाएगा इलेक्टोरली कम से कम, तो मैं देखता हूँ कि डिज़ाइन है कि वो कम्पीट करेंगे। जी शैला साहबा, फिर आप ज़रे लब मुस्कुरा रही हैं, अब इस मुस्कुराहट का मतलब क्या है? पीडीएम वाकई फिर ख़त्म होने जा रहा है? मैं ये कहना चाह रही थी कि ये मिनिमम एजेंडा पे यूनाइट हुई थी जब पीपल्स पार्टी भी पीडीएम का हिस्सा थी। गिलगित बल्तिस्तान में हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, और इस वक्त जबकि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है लेकिन अलाई हैं, तो हमने कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है बाकायदा। तो ये कोई इलेक्शन इत्तेहाद उस वक्त पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो चुकी है शैला साहबा, ये कह रही हैं? इलेक्शन इत्तेहाद नहीं है जी, पहले अलहदा ही हो चुकी है, हुकूमत की अलाई है। जब पीडीएम का हिस्सा थी उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, और अभी हमने रिसेंटली बाग में भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। ये मिनिमम एजेंडा पे यूनाइट हुए, जिसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो यही थी कि जो जिस वक्त हम पीडीएम तो बनाई आपने थी और सबसे पहले अलग भी पीपल्स पार्टी होगी, हमें सियासी, ये तो पीपल्स पार्टी नहीं बनाई थी। होता है ये मुख्तलिफुल ख्याल सियासी, जी मुख्तलिफुल ख्याल सियासी जमातें हैं, और वो मिनिमम एजेंडा पे यूनाइट हुई हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा था कि बजट के वक्त भी हमने जो है सिंध की आवाम के लिए फिर आवाज़ ज़रा ज़ोरदार बुलंद की, तो एक तरीक़ाकार है और उस पर चल रहे हैं। ये मिनिमम एजेंडा था जिस पे तमाम पार्टीज यूनाइट हुई थी, लेकिन सबका अपना अपना मैनिफेस्टो है और अपनी आइडियोलॉजी है। ठीक है, तो आयशा गुलालाई साहबा, आपकी जमात है अभी पीडीएम में, आप लोग भी अलहदा होगा? क्योंकि आप लोगों को तो नुकसान हुआ यहाँ पर आकर। आप परवेज़ इलाही साहब और उनके हमनवा साहब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए, वो अभी तक वापस नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं वापस नहीं आ रहे, इलेक्शन उनके बगैर ही लड़ेंगे। देखिए, मैं तो परवेज़ इलाही साहब का किस्सा तो आपको मालूम ही है, मीडिया के ऊपर आता रहता है। एक ख़ानदानी मामला भी है और प्लस उनकी अपनी एक सियासी सोच का भी है, सियासी फ़ैसले का भी है कि वो सियासी फ़ैसला क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, तो ये उनकी अपनी एक जमहूरी फ़ैसला होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, ओवरऑल जो कंपटीशन होगा, पाकिस्तानी अवाम जो है उनको भी देखना चाहिए, उनको स्कोर बोर्ड बनाना चाहिए, एक स्कोरिंग करना चाहिए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कहाँ पे कैसा परफॉर्म किया है। तो ये ज़रूर जो है पाकिस्तानी अवाम को देखना चाहिए। और बाकी पीडीएम का हिस्सा है या नहीं है, या अलाइज है या नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर कौम को देखना चाहिए कि किसने जो है वो गवर्नेंस में क्या किया, किसने उनके फंड्स के साथ क्या किया, क्या उनके ऊपर लगाए या अपने अकाउंट्स में डाले, या कहाँ पे मयार ज़िंदगी। ठीक है, चलें, अभी आवाम फैसला करेंगे जब इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा। अभी इसमें चंद माह बाकी हैं, पीडीएम का इत्तेहाद भी, हुकूमत भी अभी कायम है। अब देखते हैं कि कब असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ये हुकूमत निगरान हुकूमत का ऐलान करती
होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा, आयशा गुललाई साहिबा, हैदर वहीद साहब। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म के, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।